हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका एसएससी जीडी के लिए ये सेट नंबर 9 होगा। इससे पीछे मैंने आपको 8 सेट कवर करा दिया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उनका नोट्स प्रॉपर रूप में बनाया होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेट के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन मानव में पूर्ण रूप से कहाँ होता है। तो देखिए, ये पूर्ण रूप से पाचन होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम पाचन कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये मुख में होता है। और भोजन को ले जाने वाली नलिका ग्रासनी होती है और इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। जब भोजन हम लोग करते हैं तो मुख के माध्यम से ये जो नली है, यहाँ से ये भोजन चलता है। ग्रासनी के माध्यम से भोजन जाता है अमाशय में, यानी पेट के अंदर जाता है। ये क्या है अपने पास? अमाशय है। जब भोजन अमाशय में पहुँचता है तो भोजन 3 से 4 घंटे, याद रखना है, 3 से 4 घंटे तक भोजन अमाशय में आराम करता है। और इस अमाशय के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है कार्डियक, और एक होता है फंडिक, और एक पाइलोरिक। तो अमाशय के 3 हिस्से होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। आपको याद रखना है, ये जो कार्डियक हिस्सा होता है इसी से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ध्यान रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन कौन करता है? तो अमाशय करता है। किस भाग से होता है? कार्डियक नामक भाग से होता है। और वहीं पर फंडिक जो हिस्सा है पेट का, इसमें रूजी संरचना पाई जाती है। और ये रूजी संरचना काम क्या होता है? जब पेट खाली होता है तो ये खड़ी हो जाती है और आपके अंदर चुभने लगती है। तो रूजी बात क्लियर हो गई। अमाशय के 3 हिस्से, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। आगे आइए, अब देखिए, छोटी आंत के भी 3 हिस्से होते हैं, डेडूनम, जेजूनम, इलियम। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, डेडूनम, जेजूनम और इलियम होता है, जिसमें भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस हिस्से में होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के इलियम हिस्से में होता है। छोटी आंत के किस हिस्से में होता है? इलियम हिस्से में होता है भोजन का पूर्ण पाचन। याद रखोगे ना आप लोग? आगे आइए, बड़ी आंत के भी 3 हिस्से होते हैं। बड़ी आंत के 3 हिस्से होते हैं और इन तीनों ही हिस्सों को आपको याद रखना है, रेक्टम, कोलम। क्रम से लिख देता हूँ, सीकम, रेक्टम और कोलम। तो बड़ी आंत के 3 हिस्से होते हैं, सीकम, रेक्टम और कोलम। लेकिन बड़ी आंत में भोजन से सिर्फ पानी का अवशोषण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के अंदर होता है। बोलो, बात यहाँ तक क्लियर हो गई? अगर ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई हो तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ा जाए। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। देखिए, यहाँ से समझिए फटाफट से एक बार। अभी मैंने आपको बताया अमाशय के 3 हिस्से, अभी बताया मैंने आपको। ये अमाशय है अपने पास, ये ग्रासनी है, लगभग इसकी लंबाई मैंने आपको बताई 15 सेंटीमीटर समथिंग होती है। ये यकृत है, लीवर है, और यकृत से ही पित्त रस का स्रावण होता है, पित्त रस। और इसका काम क्या होता है? तो वसा का पाचन करना। वसा पाचन करता है पित्त रस। और HCl किससे निकलता है? अमाशय के कार्डियक, फंडिक या पाइलोरिक, ये 3 हिस्से होते हैं, जिसमें आपका कार्डियक हिस्से से निकल के बाहर आता है। ये अपने पास छोटी आंत हो गई, ये अपने पास बड़ी आंत हो गई, ठीक है। अपेंडिक क्या होता है? तो मानव शरीर में एक अवशेषी अंग होता है, अपेंडिक्स, ठीक है। अवशेषी अंग का मतलब इसका मानव शरीर में, यानी हमारे शरीर में अब कोई काम नहीं है, ये बस रखा हुआ है। और ये कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखना, बड़ी आंत के सीकम के नीचे पाया जाता है। ये कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में सीकम के नीचे स्थित होता है क्या? अपेंडिक। बोलो, बात यहाँ तक क्लियर हो गई? चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। निम्न में से किस वेद में
बीमारियों का उपचार के बारे में बताया गया है। तो आराम से समझना है, बीमारियों का उपचार दिया गया अथर्ववेद में। अपने इतिहास के अंदर वेदों की चर्चा की गई, जिसमें 4 वेद है, जिसमें आपका जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद कहलाता है। प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। और इसी में गायत्री मंत्र की भी चर्चा की गई है। उसके बाद सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं। संगीत का वेद किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। और ये यजुर्वेद है आपके पास, जिसमें यज्ञ की आहुति या यज्ञ की चर्चा किसमें की गई है? तो यजुर्वेद में की गई है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे बाद में लिखा गया वेद कौन सा था? तो वो था आपका अथर्ववेद। सबसे बाद में किस वेद की रचना हुई है? तो सबसे बाद में जो रचना हुई है वो अथर्ववेद की हुई है। इसलिए ध्यान रखना है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, इन तीनों ही वेदों को मिलाकर वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आएगा वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो वेद त्रयी में आपका अथर्ववेद शामिल नहीं होता है, ठीक है। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आप हमें कमेंट करके बताओगे कि वेदों की रचना या वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आइए। देखिए यहाँ देख लीजिए, ऋग्वेद में ज्ञान है, यजुर्वेद में कर्मकांड है आपका, सामवेद में उपासना है, अथर्ववेद में आपका विज्ञान के बारे में दर्शाया गया है। आइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भैया ये तो। देखो, नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था, ठीक है, और दिल्ली में लूटपाट इसने कर दी थी। किस सन की ये बात चल रही है? तो ध्यान रखना है, 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था? दिल्ली पर। और दिल्ली पर जब आक्रमण किया उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया। और ध्यान रखना है, ये मोहम्मद शाह था मुगल वंश का। किस वंश का? मुगल वंश से संबंध रखता था। अब सुनो, मुगल वंश से यानी मुगल सेना, कौन? मुगल सेना और नादिर शाह, मुगल सेना और नादिर शाह के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को करनाल युद्ध के नाम से जाना गया। करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध। ध्यान रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुगल सेना और नादिर शाह के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को नाम क्या दिया गया? करनाल का युद्ध। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? इसने धन संपदा को लूटने के लिए, धन, भारत उस समय सोने की चिड़िया हुआ करता था, इसने भारत को लूटने के लिए दिल्ली पर आक्रमण किया था। और ये जो नादिर शाह था ये फारस का निवासी था, फारस निवासी था नादिर शाह, जिसने दिल्ली पे लूट मचाई थी। और मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच युद्ध हुआ, उसे करनाल युद्ध के नाम से जाना गया। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब आक्रमण किया है? 1739, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, तो चीन की विशाल जो दीवार थी वो क्वीन शी हुआंग, कौन थी? क्वीन शी हुआंग के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की सतह से इकलौती देखे जाने वाली ये दीवार है। जब आप चंद्रमा पर मौजूद होंगे उस समय आप इसको चंद्रमा से देख सकते हैं। तो चीन की विशाल दीवार थी, चीन की रक्षा के लिए बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो क्वीन शी हुआंग के द्वारा बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे आइए। ये आपके पास चीन की दीवार है और पूरा तो इसमें इमेज आएगा नहीं, काफ़ी बड़ी दीवार है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने वर्ष या माह का होना चाहिए, यही आपसे पूछा है। तो संसद के जो 2 क्रमिक सत्र होते हैं उनके बीच का अंतर 6 माह होना चाहिए। आपको और क्या याद रखना है? देखिए, संसद के अंदर जो सत्र होते हैं इनकी संख्या 3 होती है। कितनी होती है दोस्त? 3, याद रखना। सत्रों की संख्या 3 होती है। इन तीनों के ही नाम क्या होते हैं? तो पहला होता है बजटकालीन, बजटकालीन। दूसरा होता है मानसून कालीन
मानसूनकालीन और तीसरा सत्र आपका रहता है शीतकालीन। ये 3 सत्रों का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। अब आपका कहना ये होगा, यदि 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल यदि 6 माह का होता है तो 3 सत्र होगा तो 18 माह हो जाएगा। नहीं होगा। देखो, पहला सत्र यदि हो गया तब 6 माह के बाद दूसरा सत्र होगा, दूसरा हो गया तब 6 माह के बाद तीसरा सत्र होगा। तो आप देखिए यहाँ पर अपने पास 6 और 6 12 महीने में तीनों सत्रों का आयोजन क्लियर हो गया। ध्यान रखना एक चीज़ और, एक वर्ष के अंदर कम से कम संसद की 2 बैठकों का होना अनिवार्य होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बजटकालीन, मानसूनकालीन और शीतकालीन। बजटकालीन में बजट की चर्चा होती है और बजट के बारे में बता चुका हूँ। बजट फ्रांसीसी भाषा के बुगट शब्द से मिलकर बना है और जिसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। विश्व में सर्वप्रथम, ये कमेंट करना है कि विश्व में सर्वप्रथम बजट कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, क्योंकि हम लोग बजट का इतिहास पिछले क्लास में पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों एक बात याद रखो, अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो आप जरूर वीडियो को शेयर करो, है ना, अपना कर्तव्य निभाओ। कम से कम एक व्यक्ति को जरूर आप लोग शेयर कर दिया करो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में वर्षों का न्यूनतम अवधि तक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तो ये होगा आपका 10 साल, यानी सर्वोच्च न्यायालय में आप 10 साल तक आपका अनुभव हो, यानी आप हाई कोर्ट से 10 वर्ष का अनुभव लेके गए हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में आप न्यायाधीश के रूप में चुने जा सकते हैं। अब देखिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आइए, सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक की गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसकी चर्चा कहाँ है, अनुच्छेद 124 में है। भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना प्रथम बार 1938 में हुई थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की स्थापना स्वतंत्र भारत की स्थापना भारत में स्थापना कब हुई है, तो ये स्थापना हुई है 28 जनवरी 1950 को। तो स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, यदि आप सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन है, मुख्य न्यायाधीश हैं, तो आपको जो शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। याद रखोगे ना इतनी बात, आपको शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। एक भी जीडी में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। किससे दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश को। और समझो, अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ तो ये दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, है ना, मुख्य न्यायाधीश जी दिलाते हैं। ठीक है, यह याद रखोगे। अगला क्वेश्चन क्या याद रखना है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनका वेतन कितना है, तो 2,80,000 रुपया है। कितना है, 2,80,000। जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन कितना है, तो 2,50,000 रुपया। कितना है, 2,50,000। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रति माह 2,80,000 होता है। बाकी अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, 2.5 लाख रुपया प्रति माह है। आगे याद रखो, अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आपको बनना है तो आप 65 वर्ष से अधिक आयु के ना हो, यह भी याद रखना है। ठीक है, 65 वर्ष से यदि आपकी उम्र अधिक होती है तब आपको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जाएगा। यानी अधिकतम उम्र है आपकी 65 साल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए। अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का एक रिट जारी कर देता है। 5 प्रकार का रिट जारी करता है, कब, जब मूल अधिकार का हनन होता है तब। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखिए, यहाँ आ जाइए। क्वेश्चन में कहा गया है पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश थी वो कौन थी, फातिमा बीबी।
पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस क्वेयर थे जब 1938 में बना था। पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे अधिक अवधि तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यशवंत विष्णु, ये पिछली बार जीडी पूछ चुका है, याद रखना कौन थे? यशवंत विष्णु। पहले दलित होंगे, ठीक है। पहले दलित मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन जी थे। कौन थे? केजी बालकृष्णन। पहले मुख्य न्यायाधीश लोकसभा अध्यक्ष भी थे, वो कौन थे? तो के एस हेगड़े। कौन थे? के एस हेगड़े। यानी ये मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे, ठीक है। आगे आते हैं, पहले सिख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जगदीश सिंह खेयर। कौन थे? जगदीश सिंह खेयर। बोलो, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। और लोकहितवादी मुख्य न्यायाधीश किसे कहा गया है? तो पी.एन. भगवती को कहा जाता है, इतना याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है, पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो चट्टानें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। एक आग्नेय चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान होती है, एक अवसादी चट्टान होती है, अवसादी, और एक अपने पास रूपांतरित चट्टान होती है, रूपांतरित चट्टान होती है। 3 हो गई ना चट्टान। तो देखिए, आप एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात यह है कि मैग्मा है क्या। जब भी पृथ्वी के अंदर गर्म तरल पदार्थ जब रहता है ज्वालामुखी में, ठीक है, और जब ज्वालामुखी फट जाती है, जब वही बाहर आता है जो तरल गाढ़ा पदार्थ जो होता है, तो ज्वालामुखी के अंदर जब रहेगा ये तरल पदार्थ, तो इसे आप मैग्मा कहोगे। यानी पृथ्वी के अंदर जब तक है मैग्मा है, और जब ये फटके बाहर आ गया और ये जम गया तो ये लावा है। बोलो, बात क्लियर होगी यहाँ तक। तो यही मुझे समझाना था। तो यहाँ पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी के फटने पर मैग्मा से बनने वाली चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टान। और क्या याद रखना है? पृथ्वी के लगभग 75% पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। तो लगभग 75% पे कौन? अवसादी चट्टानें। अब देखिए, मैंने आपके लिए कुछ और बेहतरीन लिया है, यहाँ समझिए बात को। देखो, आग्नेय चट्टान के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, इनको रट लेना। मैंने साथ में नीचे ट्रिक भी लिख दी है, इनके माध्यम से आप पढ़ के देख लेना। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बिटुमेंस, गैब्रो, साइनाइट, ग्रेनाइट, ओपेगमेंटाइट और डायोराइट, ये सब क्या है? आग्नेय चट्टान है। कांगोमेरेट, नमक की चट्टान, सेल खड़ी, बलुआ पत्थर, स्लेट, लिग्नाइट, ये सब क्या है? अवसादी चट्टानें हैं। रूपांतरित चट्टान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, याद रखना। रूपांतरित चट्टानें सरपेंटाइट होता है, नीस है, क्वार्टज है, ये सब ग्रेफाइट है, रूपांतरित चट्टानों में आता है, ठीक है। ट्रिक है, बेबी की गैस पर ग्रीन पीड़ा, बेबी की गैस पर ग्रीन पीड़ा, और इसकी है काना सेब चूस लिया, काना सेब चूस लिया, ठीक है। और यहाँ पर आपको इनको भी याद कर लेना है। बहुत ही बेहतरीन आपके लिए मैंने ये नोट्स लिया है। फिर मैं कहता हूँ आपको मैं वो नोट्स बना के दूंगा, वो डाटा दूंगा जो कहीं आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। सेट लोग कराते ज़रूर हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन करा दिया, लेकिन मेरा उद्देश्य आपका एक एक टॉपिक जो बच्चा जीएस नहीं भी पढ़ा हुआ है वो भी क्लियर करा देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आ जाइए। देखिए, अब देखो यहाँ पर चट्टानों से संबंधित बातें कही गई हैं। पृथ्वी पर सर्वप्रथम अग्नि लिखा हुआ, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था, इसलिए आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। अग्नि को आग्नेय, ठीक है, बाय मिस्टेक है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जो बेसाल्ट चट्टान होती है, इससे काली मृदा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? काली मृदा का। अवसादी चट्टानों को प्रधान चट्टानें भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। पृथ्वी की संपूर्ण पृष्ठ पर अवसादी चट्टानों का विस्तार सर्वाधिक होता है। कितना होता है? 75% होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया, इरी, इस प्रकार सुपीरियर, ओंटारियो। तो पूरे विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। कहाँ स्थित है? तो यूएसए,
प्लस कनाडा की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। इरी झील कहाँ स्थित है? तो यूएसए प्लस कनाडा की सीमा पर स्थित है। ओंटारियो झील कहाँ स्थित है? तो यूएसए प्लस कनाडा की सीमा पर स्थित है। ठीक है, याद रखोगे यहाँ तक इतनी बात? ओके। विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? अफ्रीका महादेश में। अब आप कहोगे सर आपने क्यों बताया इसके बारे में? तो सुनो, दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है? वो है आपकी विक्टोरिया झील। ध्यान रखना है, दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। ये उष्णकटिबंधीय झील है। ठीक है, अब आप हमें क्वेश्चन कमेंट करके बताना कि इरी झील और ओंटारियो झील दोनों के संगम पर कौन सा जलप्रपात है? जलप्रपात कौन सा है दोनों के संगम पर, आपको बता देना है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील विक्टोरिया झील हो गई। अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कह रहा है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो ताप्ती नदी, याद रखना है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है सतपुड़ा के बेतुल पहाड़ी। सतपुड़ा पर्वत पर है, बेतुल पहाड़ी है। ठीक है, याद रखोगे? ओके। अमरकंटक पे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। किसका है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। मानसरोवर झील पे सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। बाकी याद क्या और रखना है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ध्यान रखोगे, नर्मदा प्लस जो ताप्ती नदियां हैं ये दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं और कहाँ गिर जाती हैं? अरब सागर में। कहाँ गिरती हैं दोस्त? अरब सागर में। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में गिर जाती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, ध्यान रखना, डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी जो नदी आती है उसका नाम है आपका नर्मदा। अगर मैं थोड़ी सी बात सिंधु नदी की कर लूँ, ध्यान सुनना है। सिंधु नदी भारत में जम्मू कश्मीर के चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान की तरफ निकलती है और पाकिस्तान में पठानकोट में जाकर पाकिस्तान में गिर जाती है। ठीक है, बोलो बात यहाँ तक क्लियर हो गई? तो सिंधु नदी चिल्लास नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है और ये जम्मू कश्मीर से बहते हुए पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है। उद्गम स्थल है इसका मानसरोवर झील। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किन नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियां, तो पूर्ववर्ती नदियों में याद रखना है, एक है सिंधु नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, और एक नदी है आपके पास सतलज नदी। इन तीनों नदियों को पूर्ववर्ती कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिमालय की तराई से निकल के भारत की तरफ आती हैं, इसीलिए। यानी भारत से बाहर, एक भी याद रखना, भारत से बाहर तीनों का उद्गम स्थल है। सिंधु का भी भारत से बाहर है, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये तीनों नदियां याद रखना, इन्हें पूर्ववर्ती नदियों के नाम से जाना जाता है। वहीं याद रखना, नर्मदा की एक फेमस सहायक नदी है हिरन नर्मदा की सहायक नदी है। और वहीं पर आपकी तवा या तभी आपकी नर्मदा की सहायक नदी है, और तवा आपकी रावी की सहायक नदी है। ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। ताप्ती नदी के अन्य नाम भी हैं आपके पास, सूर्यपुत्री, सूर्यसुता, तापी, परसुनी, गर्म जल वाली नदी। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन रिपीट होगा पेपर में, गारंटी है मेरी। और बताइए कि गर्म जल वाली नदी कौन सी है? इसको भी हम ताप्ती नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है क्या? जीएसटी 2017 में सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ था, ये भी आपको याद ही रखना है, और यह एक संविधान संशोधन विधेयक था।
ये आगे देखिए, अब यहाँ आपको समझना है बहुत ही बेहतरीन, जितना भी नया संविधान संशोधन हुआ है उनको एक ही जगह कलेक्ट कर लिया गया है। देखो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम था बांग्लादेश के साथ जब भूमि हस्तांतरण हुआ था तो उसके लिए जो अधिनियम लाया गया 100 में था, ठीक है। 101 में अधिनियम किसके तहत आया, तो इसमें आया है जीएसटी। कौन सा था, जीएसटी, और इसको 2017 में सबसे पहले असम राज्य में लागू किया गया था। 102वां अधिनियम के तहत क्या हुआ है, तो ध्यान रखना है, पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक दर्जा, पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या दिया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है, वैधानिक दर्जा। उसके बाद 103वां अधिनियम जो आया, इसमें EWS, सही है, सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की कैटेगरी में रखा गया। 104वें में क्या हुआ है, SC ST का आरक्षण 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है। 105वें में क्या हुआ है, तो जो राज्य है वो अब OBC सूची पर कानून बना सकता है, नियम बना सकता है। तो याद रखोगे, 100वां बांग्लादेश, 101वां GST, 102वां पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक दर्जा, 3 में EWS, 4 में SC ST, 5 में क्या हो जाएगा, तो अब राज्य सूची, जो राज्य जो है OBC जो सूची होती है OBC पर कानून बना सकता है, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है किस शहर को भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, मुंबई को, और भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई में स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ उपनाम मैंने लिए हैं, एक बार इनको देख लेते हैं अच्छे से भाई, ठीक है ना। देखो, कोयला नगरी है धनबाद, 5 नदियों की भूमि पंजाब कहते हैं ना, 7 टापुओं का नगर मुंबई, बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, डायमंड हर्बल कलकत्ता कहते हैं, और भाई इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु, त्योहारों का नगर मदुरई, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहते हैं, और महलों का शहर कोलकाता, नवाबों का शहर लखनऊ है, इस्पात नगरी जमशेदपुर, पर्वतों की रानी मसूरी, रेलियों का नगर नई दिल्ली, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, पूर्व का वेनिस कोच्चि, भारत का पृष्ठवर्ग जमशेदपुर, और मसालों का बगीचा केरल में है। इनको अच्छे से नोट करना है और रिवीजन लगाते रहना है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन कहता है राखल लीला किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। एक लोक नृत्य दोस्त जरूर आएगा और थोड़ा हटके आएगा, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इन सब से अब काम नहीं चलने वाला है, पेपर का मिजाज चेंज हो गया है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब आप मैदान में जाते हो मैच खेलने, क्रिकेट के जब भी मैदान में जाओगे तो नियम आप नहीं बनाओगे, नियम कौन बनाएगा, नियम बनाएगा BCCI, नियम बनाएंगे कौन, SSC वाले, और उसको पार करना किसका काम है, हम लोगों का काम है। और पार कौन कराएगा, पार मैं आपको कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो मेहनत करते रहिए, ध्यान रखना है ज़िंदगी में मेहनत हमेशा काम आती है दोस्त, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का निवास शहरी था लेकिन पहनावा अलग था। आपने एक चीज़ देखा होगा, सिंधुवासी भी खेती करते थे और अपना पेट पालते थे, मेहनत तो करते थे ना वो भी। तो आपने देखा रीति रिवाज, फैशन, ये सब चेंज हो सकता है लेकिन मेहनत हर दिन और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए कंटिन्यू, और ध्यान रखना है ये एक आग का दरिया है और इसमें हमें कूद के जाना है, कूद के जाकर पार कर जाना है। और वो हमारा सिलेक्शन SSC GD हमारे सामने है, जनवरी में पेपर उसका दिखाया गया है। तो पूरे तन मन और धन से तैयारी करिए, आपके हर एक कामयाबी में मैं अपना पूरा सपोर्ट आपके लिए बनाए रखूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और नृत्य इसी में देखिए। तो राखल लीला जो नृत्य है ये हरियाणा राज्य का है और इसी में मैंने कुछ और प्रसिद्ध नृत्यों को लिया है, आराम से देखो।
हरियाणा के अन्य नृत्य क्या हैं? खेड़ा, घोड़ा, स्वांग, ये हरियाणा के अन्य नृत्य हैं। केरल कथकली, मोहिनी अट्टम, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है, याद होगा। एमपी का तेरह ताली, जवारा और माच। करगम तमिलनाडु का है, यक्षगान कर्नाटक का है, कुचिपुड़ी कथकली केरल, ये दोबारा डबल टाइप हो गया। अरुणाचल प्रदेश का मखोटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बारछू नृत्य अरुणाचल प्रदेश। उड़ीसा घुमरा, उड़ीसी तो पता ही होगा आपको, घुमरा याद रखना है। हरियाणा का धमाल नृत्य भी हरियाणा का ही है। घूमर, सांग नृत्य तो ऊपर भी आ गया है, तो इनको अच्छे से याद रखोगे, है ना। कुछ अलग हटके नृत्य है, हर वीडियो में मैं नृत्य लेता हूँ, उनको नोट करते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। दुल्हनों के द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस भारतीय राज्य से संबंध रखती है? पोटलोई, तो इसका आंसर होगा आपका मणिपुर, याद रखना, स्टैटिक का क्वेश्चन है। मणिपुर में दुल्हन जो पोशाक पहनती है उसे पोटलोई के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा गया इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड, द विंग्स ऑफ फायर, द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखना है। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट करें, और अगले को जब भी मैं अगला क्लास कराऊंगा तो पूरा नोबेल पुरस्कार मैं आपको समाप्त करा दूंगा, पर आपको कमेंट जरूर करना है। मुझे ये तो देखना है कौन कौन वीडियो को सही से देखता है, तो कमेंट करना जरूर, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र परिषद में सदस्य हैं कितने होते हैं? तो 10 स्थायी 5 अस्थायी, ठीक है, नहीं। अगला हो 5 स्थायी 5 अस्थायी, ये भी गलत है। 5 स्थायी और 10 अस्थायी, ये बात बिल्कुल सही है। अब मैं आपको 5 स्थायी सदस्य याद करा देता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, ABC को फाड़ दो, क्या रखना? ABC को फाड़ दो, याद रखोगे? बोलो बच्चों, ABC को फाड़ दो, मन में बोलो ABC को फाड़ दो, याद हो गया? ABC को फाड़ दो, फाड़ दिया ना, ABC को फाड़ दो, फाड़ दिया। तो देखिए अब क्या हो गया, A से अमेरिका, A से अमेरिका, ध्यान रखना है, B से ब्रिटेन, C से चाइना, फा से फ्रांस और रा से रूस होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5। ABC को फाड़ दो, याद हो गया ना, ABC को फाड़ दो, फाड़ दिया। तो 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ सही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। ये उत्तोलक से क्वेश्चन है सॉरी, उत्तोलक से क्वेश्चन है। तो देखिए यांत्रिक लाभ होता क्या है? यांत्रिक लाभ होता है भार गुणा भार भुजा, भार गुणा भार भुजा बराबर आयास गुणा आयास भुजा, आयास भुजा। अब जरा देख के बताओ कौन सा आपका बनेगा। तो देखिए अगर हम आयास को इधर ले आए तो ये बनेगा भार बटे आयास, क्या बनेगा? भार बटे आयास, और बराबर हो जाएगा आयास भुजा बटे आपकी हो जाएगी भार भुजा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कौन सा दिया हुआ है? ये तो गलत हो गया, आयास बटे भार है, तो आपका आंसर क्या होगा? भार बटे आयास इज राइट वन आंसर होगा। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है भार गुणा भार भुजा बराबर आयास गुणा
आयास भुजा। ठीक है, अब देखो उत्तोलक में थोड़ा सा जानकारी के लिए मैंने आपको कुछ लिया है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार का होता है। एक होता है आलम, यानी जहाँ से कोई वस्तु घूम जाती है। जैसे मान लीजिए आप, मैं क्या लूँ, अभी नहीं है मेरे पास कुछ भी, तो जैसे मान लीजिए जहाँ से कैंची लीजिए, तो कैंची बीच में से घूम जाती है, तो जो कैंची आलम जो होता है ये प्रथम वर्ग के उत्तोलक के बीच में होता है। तो याद रखना, जिस वस्तु में बीच में से वस्तु घूम रही है वो सब का सब प्रथम वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। जैसे कैंची प्रथम वर्ग का उत्तोलक उदाहरण है। पिलास प्रथम वर्ग में आ जाएगा। पिलास कहाँ से घूमता है? बीच में से घूमता है। तो पहले वर्ग के बीच में क्या होता है? आलम। साइकिल का ब्रेक कहाँ से घूमते हैं? साइकिल का ब्रेक बीच में से घूमता है। इस प्रकार हम दबाते ना ऐसे, और इस प्रकार से वो घूमने लगता है, तो ये प्रथम वर्ग में आ गया। आलम जहाँ वस्तु घूमे, कौन से वर्ग में? पहले वर्ग में। आइए, आयास और भार। जो भार होता है ये दूसरे वर्ग के उत्तोलक में होता है, बीच में, ध्यान रखना। दूसरे वर्ग के उत्तोलक के बीच में क्या होता है? भार होता है। और तीसरे वर्ग के उत्तोलक के जो बीच में होता है वो आयास होता है। ठीक है, यानी शक्ति होती है। आयास यानी शक्ति। अब पहले दूसरे के उदाहरण देख लीजिए। अगर दूसरे में बीच में भार होता है, जैसे एक पहिए का कूड़ादान, कहाँ पर रखा हुआ है भार? बीच में। सरोता, नींबू कहाँ रख, नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू कहाँ रखते हैं? बीच में। सरोता यानी जिससे आम काटा जाता है, आम कहाँ रखते हैं? बीच में। तो जहाँ पर आपका भार जो है बीच में होता है वो होता है दूसरे वर्ग का उत्तोलक। आयास में तीसरा वर्ग होता है, जैसे किसान का हल। हम शक्ति कहाँ लगाते हैं? इस प्रकार से लगाते हैं, हल को पकड़ते हैं और ऊपर इस प्रकार से करते हैं ना, तो बीच में शक्ति लगाते हैं। मनुष्य का हाथ इस प्रकार से, देखिए शक्ति बीच में लग रही है। ठीक है, तीसरे वर्ग में आ गया। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। तो एक एक चीज़ याद रखना है। पहले वर्ग के उत्तोलक बीच में आलम, दूसरे में भार, तीसरे में आयास, और इस प्रकार उत्तोलक फिनिश। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आते हैं। तो इस प्रकार से दोस्त आज का ये सेट होता है समाप्त। आप ज़रूर कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा आज का सेट। और आपका जो कमेंट आता है थोड़ा आवाज़ से संबंधित, मैं बहुत जल्द ही आपको आवाज़ का जो इशू है आपके लिए उसको सही करने वाला हूँ।